हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर टेलविन का प्रोजेक्ट 3 बनाने वाले हैं। तब इस प्रोजेक्ट का आइडिया में यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने दिया था। सो बिग शाउट आउट आपको। तो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर पॉपअप का लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट को ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये मूवीज़ का ऑप्शन है ना, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पॉपअप ओपन होता है। तो हम यहाँ पर इसी लॉजिक को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर जाता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर ये वाला फोल्डर बनाया था। तो अब हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर पाथ के ऊपर क्लिक करना है और हमें इसके आगे यहाँ पर लिखना है CMD। उसके बाद हमें यहाँ पर स्पेस ऐड करनी है और उसके बाद हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो फोल्डर होगा ना, वो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पर हमें लिखना है कोड स्पेस डॉट। और अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारा जो फोल्डर होगा ना, वो यहाँ पर VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है ना, वो यहाँ पर VS कोड में ओपन हो चुका है। तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं कमेंट को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पॉपअप लॉजिक। ओके, और इसे हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक सेक्शन टैग बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक्शन। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक लीव बनाता हूँ। और अब इस लीव के ऊपर हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ MX विथ 7XL। और यहाँ पर मैं मार्जिन को ऑटो कर देता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ कि अपने टॉप से पैडिंग को ऐड करता हूँ। ओके, तो चलो पहले हम यहाँ पर इसे रन करके देख लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर जब भी टेलविन का आउटपुट देखना होता है ना, तो हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है। तो अब इसका हमने यहाँ पर एक शॉर्टकट बना दिया था। तो अब हम यहाँ पर जैसे npm स्टार्ट लिखेंगे तो हमारी जो कमांड होगी ना, वो यहाँ पर चल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी कमांड चल जाएगी। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब ये पार्ट तो हमने यहाँ पर पहले वाले प्रोजेक्ट के अंदर बनाया था। ओके, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर इसे स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो ये भी हमारा यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है। तो चलो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमने यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है ना, उसे हमने यहाँ पर फिक्सेड किया है। तो इसे हम यहाँ पर से चेंज कर देते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एब्सोल्यूट। और ये जो हमारा मैन है ना, इसके मैं यहाँ पर पोजीशन को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिलेटिव। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो डिव है ना, उसकी पोजीशन यहाँ पर मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट होगी। ओके, तो अब हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो अब ये यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो हमारा जो ओवरले है ना, वो यहाँ पर मूव नहीं हो रहा है। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ वाला जो सेक्शन है ना, उसे हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, हमें यहाँ पर 5 कंटेनर यहाँ पर क्रिएट करने हैं। ओके, तो चलो अब हम इसे यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो डी बनाया है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर डिस्प्ले को क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर ग्रेड कॉलम 5 को यूज करते हैं। और अब हम यहाँ पर गैप को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गैप A। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर एक H2 टैग बनाते हैं। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रेंडिंग नाउ। ओके, और अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक डी बनाते हैं। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक इमेज टैग बनाता हूँ और अब हम यहाँ पर इमेज को पास करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अभी हम यहाँ पर इमेज को डाउनलोड नहीं कर रहे, तो हम क्या करते हैं कि इसका जो लाइव URL है ना, उसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर एरो का आइकन है ना, उसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। और अब हम यहाँ पर जिसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो उसके में यहाँ पर स्टाइल देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं इसका URL दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओके, तो अब इसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं SH के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे हम यहाँ पर रैप कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विथ 200 पिक्सल। तो चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो देखो ये हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी यहाँ पर टेक्स्ट और ये यहाँ पर साइड में आ रहा है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो डिव है ना, उसे हम यहाँ से निकाल देते हैं। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक और डिव बनाता हूँ और अब इस डिव के अंदर हम यहाँ पर हमारे डिव को पास कर देते हैं। इसे मैं यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रिड वाली स्टाइल है ना, उसे हम यहाँ से निकाल देते हैं। ओके, और हमने यहाँ पर डी बनाया ना, उसके अंदर हम यहाँ पे से पास कर देते हैं। और मैं यहाँ पर H2 को स्टाइल करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट 2XL और उसके बाद मैं यहाँ पर फॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ। हम यहाँ पर 3XL को यूज़ करते हैं तो थोड़ा बड़ा आ जाएगा। तो हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। तो हम यहाँ पर स्पेस को ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अब हमारा जो H2 टैग है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर MB को ऐड करता हूँ, मतलब कि मार्जिन बॉटम को। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ MB5। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं।
तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर थोड़ी स्पेस भी यहाँ पर आ चुकी है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो मूवी है ना, इसके ऊपर यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है। तो चलो अब हम यहाँ पर इसे ऐड करते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो हमारा डिव है ना, इसके अंदर हमें यहाँ पर एक स्पान बनाना है। तो यहाँ पर एक स्पान बनाता हूँ। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट 8 एक्सेल। ओके। और अभी यहाँ पर इस स्पान का पेरेंट डिव है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर पोजीशन को रिलेटिव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिलेटिव। और अब ये जो स्पान है ना, इसे हम यहाँ पर एब्सोल्यूट कर देते हैं। और अब इसकी पोजीशन को हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉटम, और हम यहाँ पर ऐड करते हैं बॉटम 3। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस लेफ्ट 3। ओके, उसके साथ मैं यहाँ पर फॉन्ट को बोल्ड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉन्ट बोल्ड। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर नंबर ठीक से दिखाई दे रहा है। और अब हम क्या करते हैं कि इस नंबर को हम यहाँ पर लेफ्ट से थोड़ा हम यहाँ पर आगे मूव करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेफ्ट 4। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अब ये यहाँ पर ठीक से आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो बॉर्डर है ना, उसे हम यहाँ पर राउंडेड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को ऐड करता हूँ। तो हमारी जो इमेज है ना, उसके ऊपर मैं यहाँ पर इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है ना, उसके ऊपर मैं यहाँ पर लिखता हूँ राउंडेड, और हम यहाँ पर LG को यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब इसकी बॉर्डर है ना, वो भी यहाँ पर राउंडेड हो चुकी है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिजी ब्लैक। इसके साथ में यहाँ पर टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट वाइट। तो इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड भी यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर पॉपअप का लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर नेटफ्लिक्स के ऊपर जाता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर पॉपअप ओपन हो रहा है। जब हम यहाँ पर इसे क्रिएट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पॉपअप कंटेनर, और इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर इसे क्रिएट करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं स्टाइल को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डब्ल्यू फुल। उसके बाद हम यहाँ पर एच स्क्रीन को यूज़ करते हैं, और अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं RGB मेथड को यूज़ करता हूँ। ओके, तो अब इसमें मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0,0,0, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.7। और अब इसकी जो पोजीशन है ना, उसे हम यहाँ पर एब्सोल्यूट कर देते हैं, और इसे हम यहाँ पर टॉप से 0 कर देते हैं। और अब हमारा जो सेक्शन टैग है ना, उसकी पोजीशन को हम यहाँ पर रिलेटिव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिलेटिव। और अब यहाँ पर मैंने जो डी बनाया है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पर एक और डी बनाता हूँ, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर विड्थ को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 650 पिक्सल। और अब यहाँ पर मेरा जो पैरेंट है ना, उसे मैं यहाँ पर फ्लेक्स कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर आइटम को भी यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ। और अब ये जो हमारा डिव है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक और डिव बनाता हूँ, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं नेटफ्लिक्स के अंदर जाता हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर इस इमेज को लगाते हैं। ओके, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो अब ये जो इमेज है ना, उसके ऊपर यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ किया गया है। अब ये लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, तो देखो जब भी हम यहाँ पर मल्टीपल कलर को हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ब्लैक कलर का यहाँ पर ग्रेडियंट यूज़ किया है। तो पहले मैं यहाँ पर इसे अप्लाई करना होगा, उसके बाद हम यहाँ पर इमेज को अप्लाई करते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और अब इसे हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिजी। उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखना है इमेज। उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलन बनाना है, और अब इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, तो अब इसके ना यहाँ पर जितने भी स्पेस है ना, उसी जगह पे हमें यहाँ पर अंडरस्कोर को यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने स्पेस की जगह पे मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर को यूज़ कर दिया है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर इमेज को ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये रही हमारी इमेज। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, और अब इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। अब इसे यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हमें यहाँ पर एक कॉमा बनाना है, और अब यहाँ पर हमें लिखना है URL। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाने हैं, और इसके अंदर हमें यहाँ पर क्वोटेशन मार्क के अंदर हमारे लिंक को पास कर देना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड को कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिजी कवर। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी हाइट यहाँ पर कितनी है। ओके, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर पहले थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो, तो इसकी जो हाइट है ना, वो यहाँ पर 365 जितनी है। ओके, तो मैं यहाँ पर हाइट को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 365 पिक्सल। ओके, अब इसे सेव करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी इमेज यहाँ पर ग्रेडियंट के साथ यहाँ पर आ चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो दूसरी इमेज है ना, उसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओके, तो ये रही हमारी लिंक। तो अब इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ,
और अब मैं क्या करता हूँ कि अब हमने जो डी बनाया ना उसके बाद मैं यहाँ पर एक और डी बनाता हूँ और अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डीजी इमेज और अब इसके बाद हमें यहाँ पर कॉलम बना के यूआरएल को पास कर देना है। ओके, तो इसे मैं यहाँ से पास कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड को कवर कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसके साइज को देख लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जाता हूँ और अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर हवर करता हूँ। तो देखो इसकी जो विड्थ है ना वो यहाँ पर 343 पिक्सल है और इसकी जो हाइट है ना वो यहाँ पर 73 पिक्सल है। तो चलो अब हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैं विड्थ को ऐड करता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 345 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट को ऐड करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 75 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर इमेज आ चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसकी पोजीशन को सेट करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लेआउट को चेंज करता हूँ। ओके, इसे हम यहाँ पर साइड में ला देते हैं। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर हवर करता हूँ, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट से यहाँ पर थोड़ी स्पेस है और जो इमेज है ना वो यहाँ पर इस बैकग्राउंड के ऊपर आ रही है। ओके, तो चलो वो हम यहाँ पर से सेट करते हैं। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा डिव है ना इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और अब ये जो हमारा डिव है ना इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ और अब इसकी पोजीशन को मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट कर देता हूँ और अब इसे मैं यहाँ पर बॉटम से यहाँ पर 0 कर देता हूँ और इसके साथ हम यहाँ पर लेफ्ट से हम यहाँ पर स्पेस को ऐड कर देते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ लेफ्ट 10 और अभी जो हमारा पेरेंट डिव है ना उसे हम यहाँ पर रिलेटिव कर देते हैं। फिर मैं लिखता हूँ रिलेटिव। तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इमेज यहाँ पर ठीक से आ गई है। ओके, तो चलो हम यहाँ पर आगे वाला पार्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक डी बनाना है और इसके अंदर में क्या करना है कि मैं यहाँ पर टॉप से 16 पिक्सल की और लेफ्ट राइट और बॉटम से मैं यहाँ पर 40 पिक्सल के मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड करना है। तो चलो अब हम यहाँ पर इसे क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर डी बनाए ना उसके बाद मैं यहाँ पर एक और डी बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ P10। उसके बाद मैं यहाँ पर PT को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ PT4। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक डी बनाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक P10 बनाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर बटन को ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि हमने यहाँ पर ऊपर जो बटन बनाया था ना उसे ही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस बटन को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसे हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो चलो पहले हम यहाँ पर पहला वाला डी बनाते हैं। तो इसके अंदर में क्या करना है कि हम यहाँ पर 4 छोटे-छोटे यहाँ पर कंटेनर बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसका मैं यहाँ पर टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ और इसे हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो इन सभी को हम यहाँ पर स्पान के अंदर लिख देते हैं। तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक स्पान बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसे मैं यहाँ पर 3 बार कॉपी कर देता हूँ, 1, 2, 3 और हमारा जो टेक्स्ट है ना उसे हम यहाँ पर पास कर देते हैं। ओके, इसे भी हम यहाँ पर पास कर देते हैं। ओके, और ये जो हमारा लास्ट वाला है ना तो उसे भी हम यहाँ पर पास कर देते हैं। ओके, और इसे हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब इसे मैं यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। तो इन सभी के ऊपर हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर स्टाइल कौन सी अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर मैं यहाँ पर हवर करता हूँ। तो देखो हमें यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करना है। तो इसका कोड है यहाँ पर 41 41 41। ओके, चलो हम यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर सभी को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ओके, और हम यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 41 41 41। उसके बाद अब हम यहाँ पर टेक्स्ट को हम यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट 14 पिक्सल। उसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं और इसके साथ हम यहाँ पर पैडिंग को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P1। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे सभी छोटे कंटेनर यहाँ पर आ चुके हैं पर इसका जो बैकग्राउंड है ना वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो चलो हम यहाँ पर बैकग्राउंड को सेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ओके, और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या है। तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड 22 22 22। ओके, तो चलो हम यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ बिजी और हम यहाँ पर RGB मेथड को यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 22 22 22। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अपना जो डिव है ना इसके अंदर मैं यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ MB2। तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है। तो चलो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो P टैग है ना उसे हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और हम यहाँ पर इसे क्रिएट करते हैं। तो जो हमारा P टैग है ना इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट SM। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ तो अब मैं लिखता हूँ PT4। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर जो P टैग है ना वो भी यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर स्पेस को ऐड करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर स्पेस कितनी है। तो देखो इसके बीच में यहाँ पर 40 पिक्सल की यहाँ पर स्पेस है। तो चलो हम यहाँ पर इसे ऐड करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ तो अब मैं लिखता हूँ PV10। ओके,
इसके साथ में यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट 16 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारा पॉपअप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को ऐड करते हैं और इसके साथ हम यहाँ पर इस क्रॉस वाले आइकन को ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो डिवी ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउंडेड TLG। अब इसके बाद में यहाँ पर इस नीचे वाले डी के अंदर मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को ऐड करता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउंडेड TLG। ओके ओके, तो अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर क्रॉस का आइकन ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक स्पान बनाता हूँ। तो अब यहाँ पर क्रॉस के आइकन के लिए यहाँ पर एक कोड होता है, तो मैं यहाँ पर लिखना है n टाइम्स। ओके, तो अब इससे हमारा क्रॉस का आइकन यहाँ पर आ जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन को मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टॉप से यहाँ पर 3 कर देता हूँ। इसके साथ में यहाँ पर राइट से यहाँ पर 3 कर देता हूँ। ओके, इसके साथ हम यहाँ पर इसकी साइज को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट 8 एक्सेल। ओके, और ये जो पेंट है ना उसे मैं यहाँ पर रिलेटिव कर देता हूँ। तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर बॉर्डर रेडियस यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। पर देखो, अभी हमने यहाँ पर क्रॉस का आइकन ऐड किया था ना, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर तो दिखा रहा है कि यहाँ पर क्रॉस का आइकन यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है ना वो यहाँ पर इसके पीछे की तरफ है। मतलब कि यहाँ पर जो पॉपअप है ना, इसके पीछे हमारा यहाँ पर क्रॉस का आइकन है। तो अब इसे आगे लाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को यूज़ करना होता है। ओके, तो चलो मैं आपको इसे दिखाता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है जेड इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ Z20। ओके, तो अब जेड इंडेक्स से यहाँ पर होता क्या है कि जब भी मेरे पास यहाँ पर ओवरलैपिंग वाला कोई लेआउट हो, तो जिसका जेड इंडेक्स यहाँ पर ज़्यादा होता है वो हमें यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैंने जेड इंडेक्स को यहाँ पर 20 कर दिया है, तो इसका यहाँ पर जेड इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर ये सबसे ऊपर दिखाई देगा। ओके, तो मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पर हमारा क्रॉस का आइकन यहाँ पर आ चुका है। ओके, हम क्या करते हैं कि इसे हम यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं लिखता हूँ 7 एक्सेल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पर ठीक से आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, उसे भी हम यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं। और अभी जो हमारा सेक्शन टैग है ना, उसकी हाइट को मैं यहाँ पर स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एच स्क्रीन। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर नीचे वाला पार्ट भी यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। और अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पूरे लेआउट को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर लॉजिक को अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ और अब ये जो SRC है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ logic.js। ओके, और अब हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर दो चीज़ को हमें यहाँ पर एक्सेस करना है। और पहले तो हमें यहाँ पर इस div को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर मैं यहाँ पर आईडी को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेनर। उसके बाद हमें यहाँ पर इस क्रॉस के आइकन को मैं यहाँ पर एक्सेस करना है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर आईडी को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रॉस। और हम इन दोनों को हम यहाँ पर JS के अंदर एक्सेस कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ और अब यहाँ में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज़ करता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेनर। उसके बाद मैं यहाँ पर क्रॉस को एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट क्रॉस इक्वल टू। उसके बाद मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज़ करता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रॉस। ओके, तो चलो अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पॉपअप कंटेनर है ना, उसे हम यहाँ पर हाइड कर देंगे और इस डेट के ऊपर क्लिक होने से हम यहाँ पर इसे शो करवाने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं ऑन क्लिक को यहाँ पर यूज़ करता हूँ और यहाँ पर हम एक फंक्शन को कॉल करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ शो कंटेनर। ओके, और एक क्रॉस का आइकन है ना, उसके ऊपर हम यहाँ पर इसे हाइड करवाने वाले हैं। ओके, तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर ऑन क्लिक को यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं एक फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ क्लोज। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट शो कंटेनर इक्वल टू, और मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट और हम यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट ऐड और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स। ओके, अब हम यहाँ पर सेम लाइन को यहाँ पर कॉपी करते हैं। ओके, और हम यहाँ पर ऐड की जगह पे यहाँ पर लिखता हूँ रिमूव और यहाँ पर हम फ्लेक्स की जगह पे हम यहाँ पर लिखते हैं हिडन। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट क्लोज। तो अभी यहाँ पर हम एरो फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेनर
डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स। ओके, अब इस लाइन को मैं यहाँ पर दूसरी बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं रिमूव की जगह पे यहाँ पर लिखता हूँ एड और यहाँ पर मैं फ्लेक्स को निकाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हिडन। ओके, तो अब इससे क्या होगा, तो जब भी यूजर यहाँ पर मूवी के पोस्टर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेगा तो हमारा पॉपअप का जो कंटेनर है ना वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और जब यहाँ पर क्रॉस के आइकन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा जो कंटेनर होगा ना वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर HTML के अंदर जाते हैं और जो हमारी JS है ना उसे हम यहाँ पर लिंक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं JS को लिंक कर देता हूँ। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखो फिलहाल हमें यहाँ पर कोई भी पॉपअप यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, पर जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पॉपअप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर ओपन क्यों नहीं हुआ, 1 मिनट में यहाँ पर चेक करता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। ओके, ये भी डन है। ओ सॉरी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये जो आईडी है ना वो यहाँ पर गलत जगह पे यहाँ पर अप्लाई कर दी है। ये जो आईडी है ना उसे मैं यहाँ पर पॉपअप कंटेनर के ऊपर अप्लाई करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और इसके ऊपर हम यहाँ पर इसे अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो अब हमारा लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क करेगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं और अब हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारा पॉपअप यहाँ पर ओपन हो चुका है और अब हम यहाँ पर क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पॉपअप यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ओके, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्लोज क्यों नहीं हुआ, 1 मिनट हम यहाँ पर चेक करते हैं। ओ सॉरी सर सॉरी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैंने यहाँ पर क्लोज नाम का हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया है और जो फंक्शन है ना वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर पहले से ही इनबिल्टेड यहाँ पर फंक्शन है। ओके, तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर इसका नाम चेंज करना होगा। क्या पर मैं लिखता हूँ क्लोज नाउ। ओके, ये इसके अंदर भी हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लोज नाउ। तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारा पॉपअप यहाँ पर ओपन हो चुका है और अब मैं यहाँ पर इस क्लोज के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा पॉपअप यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ओके, तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर दिया है। ओके, और अब देखो अब इस तरीके से आप यहाँ पर इसका आने वाला भी लेआउट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो इसे मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पर इस तरीके से लेआउट को क्रिएट करें, क्योंकि देखो ये जो लेआउट है ना उसे यहाँ पर रिएक्ट जेएस को यूज करके यहाँ पर क्रिएट किया गया है, पर अभी हम यहाँ पर HTML और टेलविन CSS को यूज करके हम यहाँ पर इसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर बार बार सेम कोड को लिखना होगा, जबकि हम यहाँ पर रिएक्ट जेएस को यूज करके हम यहाँ पर कंपोनेंट के थ्रू इसे हम यहाँ पर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल भी गुड वे नहीं है कोड करने का। अब आप ये सोच रहे होंगे तो हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट क्यों किया, तो देखो अब इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें यहाँ पर रिकमेंड किया था और दूसरा रीज़न ये है कि जब आप यहाँ पर इसे क्रिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पर रियल लाइफ में हम यहाँ पर पॉजिशन की प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं। तो इन 2 सॉलिड रीज़न से हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। ओके, तो अब ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। और देखो अगर आप यहाँ पर रिएक्ट जेएस को सीखना चाहते हैं तो भी हमारा रिएक्ट जेएस का फुल कोर्स यहाँ पर चल रहा है। तो उसके प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।